हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम है दीपेंद्र सिन्हा। फिर से लेकर के आ गया हूँ आप लोगों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है हमारे बीकॉम फाइनल ईयर का जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसके बारे में। उसका जो पहला यूनिट है उसमें हमको दिया गया है सीमा शुल्क के बारे में, कस्टम ड्यूटी के बारे में। इस टॉपिक को हम बहुत हार्डली लेते हैं, लेकिन हम इसको एकदम ईजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। एकदम ईजी, हम बहुत ही कम शब्दों में इसको जो है एकदम रटने की कोशिश बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल समझेंगे। जो हम एक्चुअली हम करते हैं इस चीज़ को, एक्चुअली हम देखते हैं, फील करते हैं, उसी तरीके से समझे। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी, ठीक है, कस्टम ड्यूटी के बारे में हमको पढ़ना है। CUSTOM, कस्टम ड्यूटी। ठीक है, आज हम जिस टॉपिक पर पढ़ेंगे उसका नाम है कस्टम ड्यूटी, यानी कि सीमा शुल्क इसको हिंदी में बोला जाता है, सीमा शुल्क। तो सीमा शुल्क होता क्या है? ठीक है, सीमा शुल्क क्या होता है? देखिए, शुल्क और टैक्स वही शब्द यूज़ होता है जब हम किसी दूसरे देश से सामान मंगाते हैं। तो हमारे देश में जब उसका प्रवेश होता है, या फिर हम जब कोई दूसरे देश सामान भेजते हैं, तो हमारे देश से जब उसका बाहर होता है, वो सामान हमारे देश से निकलता है, तो जो वो टैक्स हम देते हैं उस टैक्स को हम क्या बोलते हैं? सीमा शुल्क बोलते हैं। नॉर्मल सी बात है, वो टैक्स ही है, बस उसको हम क्या बोलते हैं? शुल्क बोल देते हैं। क्यों बोल देते हैं? वो क्योंकि विदेशी व्यापार में हम टैक्स शब्द का यूज़ ना करके सीमा शुल्क शब्द का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जब कोई वस्तु हम भारत से विदेश भेजते हैं या विदेश से भारत मंगाते हैं, तब की स्थिति में जो शुल्क लगाया जाता है, जो हमारे देश की सीमा है, इस सीमा पर जब प्रवेश करता है, को मान लो जो कोई सामान हम यहाँ से मंगा रहे हैं अमेरिका से, तो जब हमारे देश में प्रवेश करेगा तो हमारे देश की सीमा पर यहाँ पे कस्टम अधिकारी बैठा रहेगा, और वो जो सामान का टैक्स लेगा या शुल्क लेगा, वही शुल्क क्या कहलाता है? कस्टम ड्यूटी। अब मान लीजिए कोई सामान हमारे देश से बाहर जा रहा है, तब की स्थिति में भी क्या होगा? वो हमारे देश से जैसे निकलेगा तो यहाँ पे कस्टम अधिकारी क्या लगाएगा? उस पर टैक्स, या उसको हम शुल्क बोलते हैं, तो उसको कस्टम ड्यूटी बोलते हैं, सिंपली समझने के लिए। ठीक है, तो कस्टम ड्यूटी समझ गए। अब कस्टम ड्यूटी निकालना कैसे जाता है, कैसे निकाला जाता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही हम इसको ईजिली समझेंगे। देखिए, क्या होता क्या है कस्टम ड्यूटी निकालते समय, कोई आप देखो, कोई भी चीज़ निकालोगे तो एक चीज़ उसका बेस होता है, जिस बेस प्राइस होता है। बेस प्राइस पर क्या करते हैं हम? कुछ निकालते हैं। मान लीजिए मैंने बोला कि 100 रुपये का 10% निकालो, तो 100 रुपये क्या हो गया? बेस प्राइस हो गया। इसका हमने 10% निकाल दिया तो आ गया 10 रुपये। ठीक, तो वैसे हमको कस्टम ड्यूटी निकालने के लिए किस प्राइस को लेना है? कोई सामान जैसे मैंने विदेश से मंगाया, तो उसका केवल सामान मान लीजिए वो तो $5000 का है, लेकिन वो सामान यहाँ तक पहुँचते तक क्या हुआ? उसका कॉस्ट बढ़ गया। तो वो जो बढ़ी हुई कॉस्ट है, वो उसमें किस किस चीज़ों को जोड़ना है, किस किस चीज़ों को घटाना है, या क्या कोई सामान लेने पर हमारे किस किस प्रकार के खर्चे होते हैं, उन सारी चीज़ों को हमको देखते हुए, उन सारी चीज़ों को लेते हुए क्या करना है? हमको एक उसका प्राइस निकालना है, जिसको हम कर निर्धारण मूल्य कहते हैं। उस कर निर्धारण मूल्य पर फिर हम जितना % जो है कस्टम ड्यूटी रहता है, जैसे भी उसका विधि है, जैसा भी रूल्स है, उसके आधार पर हम लगाएंगे। तो उसको हम बहुत जटिल समझने लगते हैं कि अरे जो कर निर्धारण मूल्य कैसे निकाला जाता है, क्योंकि सामान सीधे ही विदेश से हमारे देश नहीं है, तो बहुत प्रकार के खर्चे करने पड़ते हैं उसको हमारे देश तक लाने पर। कोई सामान यहाँ आप 10 रुपये में खरीदोगे, लेकिन यहाँ आते तक वो पता नहीं कब आपका 50 रुपये का हो जाएगा, या आपको पता नहीं चलेगा कैसे हो गया करके। तो वो कैसे का हमको उत्तर ढूंढना है कि कैसे हो गया वो 10 रुपये का सामान यहाँ आने तक 50 रुपये का कैसे बन गया, उसी चीज़ को हमको यहाँ पर देखना है। तो सिंपल सी बात है। एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि कोई भी सामान जब हम विदेश से खरीदते हैं, तो विदेश में दूसरी प्रकार की मुद्रा चलती है। जैसे भारत में रुपया चलती है, या अमेरिका आप दूसरे देश जाओगे तो कहीं पौंड चलता है, तो कहीं क्या चलता है, कहीं पे आपका डॉलर चलता है, तो कहीं पे और अलग अलग यूरो चलता है। तो ये सारी चीज़ें अलग अलग देश की मुद्रा है, तो उसको हमारे देश की मुद्रा के मूल्य में क्या करना पड़ता है? कन्वर्ट करना पड़ता है, जो कि एकदम ईजी है। क्वेश्चन में आपको दे दिया रहेगा, उसकी चिंता आप मत कीजिएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। आप खुद को एक आयातकर्ता मानिए, आप एक भारत के व्यक्ति हैं, आप एक बिजनेसमैन हैं, आपको किसी विदेश से जो है, मान लीजिए अमेरिका से आपको कुछ सामान मंगाना है। मान लीजिए आपको अमेरिका से कंप्यूटर्स मंगाने हैं। ठीक है, अब कंप्यूटर्स मंगाने हैं और आपको पता नहीं जानकारी अमेरिका में कहाँ मिलेगा, किसके पास मिलेगा, कैसे लाना है। तो आप ये क्या हो गया? आप ये आयातकर्ता हो गए। ठीक है, आप ये एक इम्पोर्टर हो गए, आयातकर्ता हो गए। अब आप सीधे किसके पास गए? एक दलाल के पास गए, और ये दलाल क्या है? इसका सीधा संपर्क किसके साथ है? यहाँ निर्यातकर्ता, अमेरिका की एक कंपनी है जो कंप्यूटर बेचती है, मान के चलो, उसके साथ इसका सीधा संपर्क है। मतलब ये जो निर्यात करता है वो हर देश में अपना बिजनेस करता है, हर देश में अपना कंप्यूटर भेजता है। तो भारत में भी अपने एक दलाल बैठा करके रखा है कि कोई आए तो मेरे बारे में बता देना, ऐसे ऐसे सामान हमारे यहाँ मिलता है। ठीक है, अब ये इसको तो सीधा इसके पास जानकारी नहीं, वो किसके पास आए? आप किसके पास गए? आप गए सीधा इस विदेशी निर्यातक के दलाल के पास। अब ये विदेशी निर्यातक का दलाल
ठीक है। ये आपको बताएगा कि हाँ मैं आपको कंप्यूटर दिला सकता हूँ, विदेश से अमेरिका से आपको मैं दिला सकता हूँ, मेरा वहाँ पे संपर्क जो है। तो आप इसने क्या कहा, मेरे को फलाना टाइप का कंप्यूटर चाहिए। आप इसने आपको जो जिस टाइप का आप तो देश में आपके देश में नहीं मिल रहा, इसीलिए आप विदेश से मंगा रहे हैं। तो आपने इसको बताया कि मेरे को ऐसा ऐसा टाइप का, ऐसा डिजाइन का, या फिर ऐसे फंक्शन वाला, ऐसा डेवलप्ड मेरे को कंप्यूटर चाहिए, जो जो आपको ज़रूरत थी आपने ज़रूरत अपने हिसाब से बताया। तो अब इस व्यक्ति ने क्या किया, सीधे यहाँ इसको कॉल किया, सीधा संपर्क किया इससे, और इसको बोला कि भाई एक मेरे को ग्राहक मिला है, एक आयातकर्ता आपके पास से सामान मंगाना चाहता है, और वो उसका वैल्यू पूछ रहा है, प्राइस पूछ रहा है। तो इसने बताया कि उस कंप्यूटर का प्राइस कितना है, बोला मान के चलो, उसने बोल दिया यहाँ पे कि उसका जो प्राइस है वो $500 है। ठीक है, $500 इसने बता दिया। ठीक है, $500 हम डॉलर में जिक्र करेंगे अभी, क्योंकि अमेरिका में डॉलर चलता है। $500। फिर इसने बताया कि वो इस कंप्यूटर को थोड़ा सा डेवलप्ड करके मांग रहा है। वो चाह रहा है कि इसको आप ऐसे थोड़ा सा डिज़ाइन में छोटा बना दो, या फिर बड़ा बना दो, या इसका कीबोर्ड थोड़ा सा साइज़ में छोटा बड़ा, मतलब इसकी एक डिमांड है, आपकी एक डिमांड है, आप चाहते हो कि मेरे को इस टाइप का दो। तो आपने उसको डिज़ाइन बता दिया और थोड़ा सा डेवलप्ड करके दो करके बोल दिया। तो इसने बोला फिर अरे, तो आप इसको डिज़ाइन और डेवलप्ड करके चाहते हैं। इसने क्या बोला, इसने बोला कि मतलब वो जो हमारा ग्राहक है, ये जो हमारा ग्राहक है, वो हमसे थोड़ा सा डेवलप्ड कंप्यूटर चाहता है, डिज़ाइन वाला कंप्यूटर चाहता है, तो उसको $50 एक्स्ट्रा देने होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, डिज़ाइन व्यय। ठीक, डिज़ाइन और एक होता है आपका विकास। ठीक है, डिज़ाइन व विकास व्यय। इसने बोला कि अरे इसका तो $50 एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, इसने बोला ठीक है। अब दलाल बोला कि मैं तो मंगाऊंगा सामान, मेरे को भी कुछ कमीशन दोगे तभी तो मैं मंगाऊंगा, मैं सीधा थोड़ी। तो कमीशन इसने भी मांगा, इसने भी कमीशन मांगा। कितना, इसने बोला कि मेरे को भी $50 का कमीशन चाहिए। ठीक है, अब ये खर्चा बढ़ रहा है, देखिएगा ना, डॉलर। ठीक है, इसने भी $50 का कमीशन मांगा। मतलब आप समझ क्या रहे हो कि आप कोई सामान अभी मंगा रहे हो, मंगाए नहीं हो, मंगाने से पहले जो जो खर्च कर रहे हो, मंगाने के बाद, मंगाने के लिए जो जो खर्च कर रहे हो, सारी खर्च क्या होती हैं उस मूल प्राइस में, उसमें आपके जुड़ेंगे। तो ये जो $500 है, ये तो उसका इनवाइस वैल्यू है, कंप्यूटर का एक्चुअल वैल्यू $500 है। ठीक है, जो उसके इनवाइस पे लिखा हुआ है वो प्राइस है इसका। ऐसा किसी चीज़ का प्राइस लिखा रहता है $500, वैसे उसका नॉर्मली उसका एक लागत मूल्य है, ये प्राइस है। लेकिन हम उसमें डिज़ाइन करवा रहे हैं तो उसका हमने $50 एक्स्ट्रा दिया, प्लस हम दलाल को उसका $50 दिया। अब होता क्या है, यहाँ से प्रोसेस सारा शुरू होता है। अब हमने यहाँ से ऑर्डर कर दिया, अब सारा काम निर्यातक का यहाँ पे हो जाता है। निर्यातक को हमने बोल दिया है कि हमको डिज़ाइन विकास वाला और बढ़िया से पैकिंग करके देना। अब कंटेनर में डाल के देना, या फिर मतलब ख़राब ना हो, अच्छा से पैकिंग करके देना, अच्छी चीज़ में डाल के देना, ताकि हमारा कंप्यूटर ख़राब ना हो। तो ठीक है बोला। अब उसने क्या किया, उसको बढ़िया से पैकिंग करके दिया। तो उसने बोला कि पैकिंग का भी चार्ज लगेगा भाई, मैं ऐसे ही पैकिंग करके नहीं दूंगा, मैं बढ़िया पैकिंग करके दूंगा, उसका चार्ज लगेगा। तो उसका भी उसने $20 बोला। ठीक है, चाहे पैकिंग चार्ज $20 लूँगा। ठीक है, ये भी हो गया। अब होता क्या है देखिए, अब इसने सारा ये जो आयात निर्यात करता है, मतलब बेचने वाला व्यक्ति है और हम मंगाने वाले व्यक्ति हैं। अब इसने इसके कहे मुताबिक सारे कंप्यूटर जो $500 के थे, उस पर डिज़ाइन करके $50 का डिज़ाइन एक्सपेंस कर दिया, उस पर डेवलपमेंट का खर्चा कर दिया $50 का। ठीक है, और उसका पैकिंग का $20 का खर्चा करके, ये सारे व्यय करके उसने क्या कर दिया, रेडी कंप्यूटर पूरा पैक करके अब उसको विदेश भेजने के लिए, मतलब भारत भेजने के लिए रेडी कर दिया। अब वो इसका कंपनी मान के चलो यहाँ पे है, अमेरिका का इसका कंपनी यहाँ पे है, यहाँ से सारे कंप्यूटर बनते हैं। और ये मान के चलो ये बंदरगाह है, ये बंदरगाह, यहाँ से गाड़ी में लेकर के यहाँ पे बंदरगाह पे उतार दिया। ठीक है, अब यहाँ से हमको इसको क्या करना है, इस जहाज़ में क्या करना है, शिफ्ट करना है। इस जहाज़ में हमको इसको क्या करना है, शिफ्ट करना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये अमेरिका से सामान निकल रहा है, तो क्या देना पड़ा, इसको रॉयल्टी देना पड़ा, निर्यातकर्ता को रॉयल्टी। तो उसने तुरंत बताया इसको, अरे मैंने आपका जो सामान भेजा, तो आपने जो जहाज़ मेरे को बताया था, मैंने उस जहाज़ पे तो उसको चढ़ाया, पर उसको जहाज़ पर चढ़ाने के पहले मेरे को वहाँ पे रॉयल्टी देना पड़ा। तो आप यहाँ पे रॉयल्टी को भी तो जोड़ोगे ना, उस प्राइस में रॉयल्टी मान के चलो $10 का रॉयल्टी दिया उसने। ठीक है, रॉयल्टी भी दे दिया, $10 का रॉयल्टी। अब ये रॉयल्टी हो गया, अब ये भी इसके प्राइस में जुड़ेगा ना। आप कहीं जा रहे हो, कुछ सामान ले रहे हो, तो उसको लाने ले जाने का खर्चा सब जोड़ते हो ना, वैसे ये भी कर रहा है, तो रॉयल्टी देना पड़ेगा $10 का। ठीक है, अब इतना जो खर्चा हुआ वो सबको आप जोड़ो। क्या अभी सामान जहाज़ में चढ़ा नहीं है, ठीक, अभी जहाज़ में चढ़ा नहीं है, तो इतना तक का जो खर्चा हुआ उसको फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू बोलते हैं। क्या, फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, FOB, यानी जहाज का लदाई मुक्त मूल्य या वैल्यू। ठीक है, जहाज का लदाई मुक्त मूल्य, FOB किसको बोलते हैं, मतलब जहाज में चढ़ाने से पहले तक का जो खर्चा हुआ है विदेश में। ठीक है, विदेशी बंदरगाह में हो रहा है, तो जहाज में भी सामान चढ़ा नहीं, जहाज में चढ़ाने तक का जो खर्चा हुआ है वो सारा खर्चा FOB कहलाता है। तो उससे पहले तक का क्या खर्चा हो गया, दलाल को हमने पहले दे दिया है,
दलाल को हमने दे दिया है, ठीक है। दलाल को दे दिया $50, विकास पे दे दिया $50, डिजाइन विकास का, पैकिंग का दे दिया, रॉयल्टी दे दिया। तो ये सारे खर्चे जोड़ देंगे और इसका जो मूल बीजक, इसको बीजक मूल्य बोला जाता है, ये याद रखिए, बीजक या फिर ट्रांजेक्शन वैल्यू। बीजक मूल्य इनवाइस वैल्यू, या फिर ट्रांजेक्शन व्यवहार, मतलब उसका एक्चुअल वैल्यू है उसमें जिस पर हम व्यवहार कर रहे हैं, मूल सामान का तो वो वैल्यू, लेकिन हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ कुछ करते जा रहे हैं तो उसका प्राइस बढ़ते जा रहा है। जैसे हमने डिजाइन करने के लिए बोला, विकास करने के लिए बोला, तो उसका क्या बढ़ते गया, उसका वैल्यू बढ़ते गया, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें ऐड करके जहाज तक लाने तक का जो खर्चा है वो सारा FOB कहलाता है। ये सब को जोड़ देंगे तो ये FOB वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब FOB वैल्यू, अब ये क्या हुआ, अमेरिका कंपनी वाला जो है, ये अमेरिकन कंपनी है, ये निर्यात करता जो है, इसने बोला कि मैंने इसको, आपने जिस जहाज़ पे बोला है उस जहाज़ का भाड़ा भी तो आपको देना पड़ेगा। मैं तो, मेरा काम था यहाँ तक मैंने ला दिया, आपने बोला कि एक जहाज़ पे चढ़ा दो, मैंने उस जहाज़ पे भी चढ़ा दिया, लेकिन वो जहाज़ वाला बोला कि उसका भाड़ा $100 का भाड़ा है। तो क्या जहाज़ का भाड़ा भी तो आपको देना पड़ेगा। इस जहाज़ का भाड़ा, इस जहाज़ का भाड़ा कितना देना पड़ा आपको, $100 देना पड़ा, ठीक है। अब इसने जो निर्यात करता है, इसने बोल दिया, आपके कहे मुताबिक मैंने सामान बना दिया और उसको जो है जहाज़ पे चढ़ा भी दिया, लेकिन जहाज़ में कहीं अगर दुर्घटना हो जाती है, अब मेरी जिम्मेदारी यहाँ से ख़त्म हो जाती है। अब आप जानो, मैंने अपना काम कर दिया, मेरे को मेरा पेमेंट चाहिए। तो ये जहाज़ तक का चढ़ाने का पैसा सारा खर्चा ये ले लेगा। लेकिन अभी भी अब ये आप जो है डर रहे हो, किस बात से डर रहे हो, क्या दे यार, मेरा सामान समुद्री मार्ग से आ रहा है, कहीं दुर्घटना हो गया, जहाज़ डूब गया तो सारा सामान इतना का मैं मंगा रहा हूँ वो सब डूब जाएगा तो मेरा तो गया। तो आप क्या करोगे इस जोखिम से बचने के लिए, एक जोखिम ही है ना यहाँ तक लाना, विदेश से भारत लाने में कुछ भी हो सकता है, सामान आपका कहीं पे। तो आपने सीधा संपर्क किया एक बीमा कंपनी से, कि आपने इसी को बोला कि भाई मेरा सामान का बीमा करा दो। आपने निर्यातकर्ता को बोला कि मैं आपको पैसा दे दूंगा, आप मेरे सामान का मार्गस्थ बीमा करा दो, मेरा सामान का बीमा करा दो, ताकि वो जब मेरे देश तक पहुँचे और उस बीच में कोई दुर्घटना घटित हो जाए, जहाज़ डूब जाए, कुछ भी हो जाए, तो उसकी भरपाई बीमा कंपनी करे। तो बीमा कंपनी को ही पैसे देने पड़ेंगे तभी वो बीमा करेगी। तो इस व्यक्ति ने बोला, इसने बोला किससे, निर्यातकर्ता से बोला कि आप मेरे सामान का बीमा भी करा दो। तो इस निर्यातकर्ता ने ठीक है इसका बीमा भी करा दिया। तो बीमा भी $20 का बीमा करा दिया, $20 का क्या करा दिया भाई, बीमा करा दिया, ठीक है। अब सारा चीज़ हो गया। तो ये जो बीमा है और ये जो भाड़ा है वो जहाज़ पर चढ़ाने के बाद हुआ है, जहाज़ में चढ़ा फिर जहाज़ का भाड़ा दिया गया ना, और जहाज़ में अब चल रहा है इस समय। ये बीमा कब काम करेगा, जब जहाज़ चलेगा इस पानी में। अब इस यहाँ से भारत, मतलब अमेरिका से भारत आने तक का जो इसका जोखिम है वो बीमा कंपनी है, $20 जो हमने बीमा कंपनी को दिया वो करेगी। वो क्या करेगी, इसको सुरक्षित यहाँ तक लाने का काम अब जहाज़ तो करेगा, लेकिन मान लो कहीं दुर्घटना हो गई तो उसकी भरपाई कौन करेगी, बीमा कंपनी, क्योंकि हमने इसको $20 का इंश्योरेंस करा लिया है, बीमा करा लिया है उसका, ठीक है। तो अब सारी चीज़ें से हमारा कन्फर्म हो गया कि अब ठीक है हमारा माल भेजो। अब जहाज़ से हमारा माल कहाँ आएगा, सीधा भारत आएगा, भारतीय बंदरगाह में। अब यहाँ पे बैठे रहेंगे भाई कस्टम अधिकारी। कस्टम अधिकारी यहाँ पे बैठा रहेगा और वो सामान को चेक करेगा और सारा चीज़ वो जोड़ेगा। तो क्या जोड़ेगा, पहले वो पता करेगा कि क्या क्या, तो वो FOB में पहले FOB देखेगा। क्या देखेगा, FOB मतलब अमेरिका की जो निर्यात करता है उसने उसको जहाज़ को माल को जहाज़ में चढ़ाने से पहले क्या क्या खर्च किया, तो ये सारा खर्च उसमें जोड़ देगा, तो FOB वैल्यू आ जाएगा। उसके बाद वो जो सामान बाद में FOB के बाद क्या होता है, जहाज़ का भाड़ा जो दिया गया उसको जोड़ देगा, जहाज़ी भाड़ा जोड़ देगा $100 का, ठीक है। और जहाज़ी भाड़ा के साथ साथ क्या जोड़ देगा, वो $20 का जो मार्गस्थ बीमा है, मतलब पानी में जहाज़ जो चल रहा है इसके यहाँ से आना तक का जो बीमा काम कर रहा है उस बीमा की राशि को भी क्या करेगा, उसमें जोड़ देगा। तो $20 बीमा का हो गया, ठीक है। और आपका ये $100 किसका हो गया, जहाजी भाड़ा। तो FOB में आप क्या करते हो, भाड़ा जो जहाजी उसको लाने का परिवहन भाड़ा जिसको बोला जाता है, परिवहन भाड़ा प्लस क्या करते हो, परिवहन भाड़ा प्लस बीमा को जोड़ा जाता है, ठीक है। इसमें तो आ जाता है आपका CIF यानी कि कर निर्धारण योग्य मूल्य। यही कर निर्धारण योग्य मूल्य है जिस पर किसका, टैक्स का जो है यहाँ पे क्या किया जाएगा, कैलकुलेशन किया जाएगा। और कौन करेगा उस टैक्स का कैलकुलेशन, कस्टम अधिकारी यहाँ पे करेगा। मतलब देखो सामान हमारा $500 का था और इतने सारे खर्चे उसमें हो गए तो उसका FOB आ गया। फिर उस FOB में और जुड़ा क्या, $100 का जहाजी भाड़ा, $20 का उसका बीमा प्रीमियम, ये सारे जुड़ करके उसका CIF वैल्यू आएगा। उस CIF वैल्यू को हम क्या मानेंगे, वहाँ पे उसका कर निर्धारण मूल्य मानेंगे और उसी पर हम फिर क्या करेंगे, सीमा शुल्क का निर्धारण करेंगे, ठीक है। तो एकदम सिंपली समझना है, क्या क्या व्यय हो सकते हैं वो नॉर्मली आपको समझना है। एक बार मैं फिर इसको रिपीट कर दे रहा हूँ जल्दी से।
आप एक आयातकर्ता हैं, आपको सीधा संपर्क अमेरिका से है, आपको अमेरिका से सामान मंगाना है, तो आपको जानकारी नहीं, तो आप क्या गए, आप एक ऐसे दलाल के पास गए जिसको यहाँ से सीधा उसका संपर्क है। तो आप इस दलाल के पास आए, उस दलाल को आपने बताया कि मेरे को ये डिज़ाइन वाला ये बढ़िया से डेवलप्ड कंप्यूटर मेरे को चाहिए। तो ठीक है बोला उसने। तो उसने क्या किया, पहले तो उसने अपना दलाली लिया, मेरे को दलाली दोगे तभी मैं, मेरे को दलाली दोगे आप तभी मैं उसका क्या करूँगा, आपको सामान बेचूंगा, मतलब आपका सामान मंगा दूंगा। तो ठीक है बोला उसने। तो ये दलाली ले लिया अपना। फिर इसने किसको फ़ोन किया, निर्यातकर्ता को कॉल किया। फिर इस निर्यातकर्ता को बताया, तो निर्यातकर्ता ने बताया कि ये सामान $500 का है, लेकिन आप बोल रहे हो कि उसको मेरे को डिज़ाइन और डेवलप्ड करके दो, तो उसका $50 आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। तो ठीक है बोला। फिर इन्होंने फिर ये भी बोला कि बढ़िया पैकिंग करके देना। तो निर्यातकर्ता ने बोला ठीक है, पैकिंग का भी मेरे को $20 चाहिए। तो इस प्रकार से एग्रीमेंट हो गया। अब निर्यातकर्ता ने इसके कहे मुताबिक सामान मंगा करके उसको कहाँ ले आया, बंदरगाह ले आया। अब बंदरगाह में यहाँ पे रॉयल्टी देना पड़ा उसको, अब क्योंकि देश से निकल रहा है सामान तो रॉयल्टी देना पड़ता है, लाइसेंस और रॉयल्टी वे जो होता है, तो उसको भी इसने दे दिया। ठीक है, तो ये सारे खर्चे अब इसके इसमें $5 में जुड़ते जा रहे हैं ना, जुड़ते जा रहे हैं। अब जहाज़ में चढ़ा दिया, जहाज़ का भाड़ा भी $100 दे दिया। फिर ये व्यक्ति डर रहा था कि रास्ते में कुछ हो जाए, तो इसने क्या किया, इसका बीमा भी करा लिया। तो सारे वैल्यू जोड़ करके हमारा CIF वैल्यू हो जाता है, और इसी CIF वैल्यू पर हम कस्टम ड्यूटी की गणना करते हैं। तो ये मदें आपको याद करना नहीं है, आप नॉर्मली एक बार सोच करके देखिए, कोई सामान अगर आप विदेश से मंगा रहे हैं तो उसमें क्या क्या खर्चा हो सकता है, तो वो आपके डिमांड के मुताबिक तो है ना। आपने डिमांड किया मेरा सामान डिज़ाइन करके दो, डेवलप्ड करके दो, आपने कहा कि पैकिंग करके दो, तो ये सारे चार्ज तो जुड़ेंगे ही ना उसमें। इसका खर्चा भी तो आप ही को देना पड़ेगा ना, क्योंकि मंगाने वाले तो आप हो ना, आप मंगाने वाले हैं, तो सारा खर्चा किसको देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे खर्चे इसके जो बीजक वैल्यू है, इसका एक्चुअल प्राइस है, उसमें सारे जो अन्य खर्चे हुए सारे क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। तो जहाज को माल में चढ़ाने से पहले तक का मतलब जो ये निर्यात करता है, उसके द्वारा जहाज को माल को जहाज में चढ़ाने से पहले तक का जो खर्चा हुआ, ये सारा खर्चा, वो सारा खर्चा क्या कहलाएगा, आपका FOB फ्री ऑन बोर्ड वैल्यू, यानी जहाज का लदाई मुक्त मूल्य। जहाज का लदाई मुक्त मूल्य यानी अभी जहाज में चढ़ा नहीं है माल, उसके पहले जो खर्च हुए हैं वो सारे वैल्यू क्या कहलाते हैं, वो सारे मूल्य क्या कहलाते हैं, जहाज का लदाई मुक्त मूल्य FOB। अब FOB के बाद जो खर्चे होते हैं, मतलब जहाज का जो भाड़ा है और जो इंश्योरेंस है यहाँ तक का लाने का, वो सारे FOB में जोड़ दें तो क्या आ जाता है, CIF। हम इसकी भी चर्चा करेंगे। आप ये भी तो बोल सकते हो कि अरे ये फिर क्यों FOB निकाल रहे हो, CIF अलग से, सबको जोड़ दो, CIF ही निकाल दो। लेकिन FOB निकालना पड़ता है, और क्यों निकालना पड़ता है उसको हम देखते हैं। देखिए, अब एक चीज़ देखो, सामान अगर हम अमेरिका से मंगा रहे हैं तो उसको दो तरीके से ला सकते हैं, या तो जल मार्ग से या वायु मार्ग से, हवाई मार्ग से। जल मार्ग से यानी कि हम हवाई जहाज़ से ला सकते हैं, मान की शिप से ला सकते हैं, पानी जहाज़ से, ठीक है। और हवाई मार्ग से हम हवाई जहाज़ से ला सकते हैं। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक रूल है, अगर आप कोई भी सामान या कोई भी वस्तु विदेश से लाते हो, एक्सपोर्ट मंगा रहे हो, आयात कर रहे हो, तब की स्थिति में क्या होता है, अगर आप हवाई मार्ग से मंगा रहे हो, जहाज़ से, ठीक है, एरोप्लेन से मंगा रहे हो, तब की स्थिति में आपका जो भाड़ा है, जहाजी भाड़ा अगर FOB वैल्यू का, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, जो जहाजी भाड़ा है वो इस FOB वैल्यू का 20% से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर 20% से अधिक होता है तो गवर्नमेंट उसको 20% ही लेगी। समझ रहे हो, मतलब ये एक तरीके से आपके लिए फ़ायदा है। मान लो आप यहाँ से सामान मंगा रहे हो और उसका आपको वैल्यू देना पड़ रहा है ₹100 जहाज़ में लाने का, ठीक है, ₹100 जहाज़ी भाड़ा देना पड़ रहा है। और ये बोल रहा है कि सरकार बोलती है कि आपका अगर जहाज़ी भाड़ा FOB का 20% से अधिक होता है तो आपको 20% ही देना पड़ेगा। समझ रहे हैं मेरी बातों को। ये बोल रहा है गवर्नमेंट की FOB वैल्यू, तो आप जितना खर्चा निकालोगे उसका 20% हो रहा है, मान के चलो ₹50, लेकिन आपका एक्चुअल जो खर्चा मंगाने का जहाज़ में हो रहा है वो ₹100 हो रहा है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी कि ₹100 हो रहा है तो ₹100 को ना लेकर के ₹50 को लोगे, कि बोलेगी कि आपका हम FOB का वैल्यू निकाले 20% तो 50 आ रहा है, लेकिन आपके लाने का खर्चा एक्चुअल में ₹100 हो रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हम ₹50 ही लेंगे। तो एक तरीके से आपके लिए फ़ायदा हुआ, कम पैसा जुड़ेगा तो आपका टैक्स भी तो कम देना पड़ेगा ना। तो ऐसे इसीलिए FOB वैल्यू निकाला जाता है, समझ रहे हो, इसीलिए FOB वैल्यू निकाला जाता है। अब ये केवल हवाई मार्ग की स्थिति में होता है। अगर आप हवाई मार्ग से मंगा रहे हो तो FOB वैल्यू का 20% क्या होता है, आपका 20% से अधिक नहीं होना चाहिए जहाज़ी भाड़ा। अगर 20% से अधिक होता है तो केवल 20% लिया जाएगा, और यदि 20% से कम होता है तो जितना दिया है कम वही लेंगे, ठीक है।
नॉर्मल सी बात है, थोड़ा सा इसको आप समझने का कोशिश कीजिए, एकदम सिंपल सा बात है ना ये, तो ठीक है। और अगर बीमा की राशि आपको नहीं दी गई, एक बात याद रखिएगा, अगर बीमा की राशि आपको नहीं दी गई है, ठीक, बीमा की राशि अगर आपको नहीं दी गई है, तब की स्थिति में आपको क्या करना है, अपने आप 1.125% FOB का, किसका, FOB का 1.125% बीमा का मूल्य निकालना है और इसमें जोड़ना ही है, FOB में जोड़ना है, तभी CIF आएगा। क्योंकि बीमा कराना ही पड़ता है, अगर सामान आप विदेश से ला रहे हो तो बीमा कराना ही पड़ता है, क्योंकि कहीं कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए बीमा उसका कराना ही पड़ता है। अगर बीमा की राशि नहीं दी गई है, फिर भी गवर्नमेंट क्या करती है, 1.125% उसमें उसका FOB का निकालती है। अगर दे दिया है तो जितना, इसमें 20% वाला सिद्धांत लागू नहीं होगा, इसमें अगर नहीं दिया है तभी आपको 1.125% लगाना है, और अगर दे दिया है तब की स्थिति में तो जितना दिया है उतना इसमें करना है। लेकिन केवल ये हवाई मार्ग की स्थिति में जब जहाजी भाड़ा की बात आती है, भाड़ा की बात, परिवहन लागत की बात आती है, तब वो 20% केवल जहाजी मार्ग में होता है। हवाई मार्ग में जितना दिया है उतना लेना है। 20% वाला सिद्धांत यहाँ पे लागू नहीं होता, लेकिन 20% वाला सिद्धांत यहाँ पे लागू होता है। सिंपल सी बात है। तो ये जो CIF आता है, कनीय निर्धारण मूल्य, इस प्रकार से आता है। सबसे पहले आपको जहाज में जितना यहाँ तक लाने तक का खर्चा, फिर इसमें जहाजी भाड़ा जोड़ो, फिर उसके बाद बीमा जोड़ो, तो CIF आ जाता है। ठीक है, चलिए अगले टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।